यजीद वक्त आसिम मुनीर, उसने जो लोगों को सजाएं सुनाती हैं, इसके साथ में जो बहुत से लोग हैं जो रोपोश हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने मुल्कों में नहीं आ सकते, बहुत से लोग हैं जो अपने मुल्कों के अंदर हैं जो रोपोश हैं, बहुत सी ऐसी दास्तानें हैं जो हमें सुनने को मिलेंगी। ऐसी ही आज का जो प्रोग्राम, हम उनकी दास्तान तो शायद हम ना सुने, लेकिन हम उनसे हालात वाक़यात और करंट जो हालात हैं उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये जब से ये तमाम मसाइल हुए हैं, ये इनको मजबूरन जो है इस पूरे मंजर आम से जो है वो मतलब गायब होना पड़ा, मजबूरन गायब होना पड़ा। और इमरान खान की हदायत के मुताबिक जो है ये जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त रोपोश है। मेरे साथ जो आपको, मुझे यकीन है कि आइडिया हो गया होगा, मेरे साथ इस वक्त जो है मुराद सईद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुराद, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं पहले ही, इससे पहले कि वो, मुझे उम्मीद है कि आपका कनेक्शन ठीक है, तो मेरा सवाल ही है जो मैं पहले, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारी बहुत मुश्किल के साथ राब्ता आपसे हो रहा है। आपने पिछले दिनों में जो है ना काफ़ी ट्वीट्स किए हैं, ऊपर नीचे 2-4 आपने ट्वीट्स किए, और ट्वीट्स करके आपने कुछ पैगामात जो हैं अपने ट्विटर के हैंडल के जरिए जो है ना लोगों तक पहुंचाए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिसकी हमें बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा किया, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान की सेहत, इमरान खान की बीमारी, अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक की कैद तन्हाई जैसे अहम मामला जो है उस पर आपकी उस तरह से वो सरगर्मी जो है, लोगों का कहना है कि वो नजर नहीं आई कि जो आनी चाहिए थी। तो ये कोई इस खामोशी की कोई वजह है, कोई मजबूरी है? जरा प्लीज अगर आप बताएं। जी मुराद, अगर आपको आवाज आ रही है प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आपका और पूरे सोशल मीडिया का शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया के जहन में जितनी भी सवाल है प्लीज खुल कर पूछे, ताकि अपनी तमाम तवानाइयां हम अपनी रीडर और असल मकसद पर सर्व करें और फोकस उन्हीं पर लाए। अली भाई, तफसील से जवाब सुने। खान साहब की बीमारी की खबर आई, जहां पैगाम बैठ सकता था पहचान। जवाबन मुझे अलीमा आपा का ट्वीट भेजा गया, जिसमें ऐलान शुदा एहतिजाज पर फोकस रखने का कहा गया था और इसको डायवर्जन कहा गया। कुछ देर बाद मुझे अजब ज़ैद साहब का बयान भेजा गया, जिसमें लीडरशिप भी शरीक थे और सब इकट्ठे बैठे थे। इसके बावजूद मेरी गुजारिश थी कि अगर डाइवर्जन भी है या ऐसा कोई इशू नहीं, तब भी आप एहतिजाज की तारीख का इंतजार करने की बजाय अभी से बिस्मिल्लाह कीजिए, क्योंकि पार्टी, तहरीक, मुल्क इमरान खान के साथ है, सब इमरान खान के साथ है। उनकी सेहत की खबर से बड़ी खबर क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लिहाजा लेकिन कहा गया कि खान साहब ने जिनको इख्तियार किया है इनको फॉलो करना है, और जब फैमिली अजब ज़ैद साहब इन सब के बयान आ चुके हैं तो हमें उसी एहतिजाज पर फोकस रखना चाहिए और फोकस करना चाहिए। मेरी तरफ से फिर भी जवाब दिया गया कि एहतिजाज तो एक दिन का इवेंट है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, फिर नई तारीख का इंतज़ार करना होगा, नई तारीख आएगी, फिर मोमेंटम बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी 10-12 दिन रहते हैं एहतिजाज की तारीख में, तो क्यों ना अभी से मोमेंटम बिल्ड करके एहतिजाज का आगाज़ कर लेते हैं। और दूसरा नुकता ये भी था कि रिजीम के इरादों का हमें पता है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और आसिफ मुनीर की क्या सोच है इमरान खान के हवाले से, वो हमें पता है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि वो आवाम का नफ्स चेक कर रहे हो, तो रिएक्शन आना चाहिए इसके ऊपर। ये बात मैं वॉइस नोट में भी कर चुका हूँ। 2 दिन बाद सहाफ़ियों ने इमरान खान की बीमारी की तस्दीक की और मैंने एक वॉइस नोट जारी किया, सबको भेजा कि आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद है, आपको बताया भी था, लिहाजा आप इन तमाम ऑप्शंस पर काम करें। मतलब इनफिरादी राब्ते और फिर पब्लिक स्टेटमेंट वॉइस नोट एक मतमली के साथ जारी किया। साथ में ये भी सीएम और क़ियादत को तहरीरी तौर पर भिजवाया कि सवाबी जहाँ पे अहमद न्याज़ी ने धरने का ऐलान किया था, धरना दिया था, सब उधर जमा हो जाए और पूरे खैबर पख्तूनख्वा को आप काल दे और बाकी पाकिस्तान को काल दे कि वहाँ पे जमा हो जाए। फिर आप हालात के मुताबिक फैसले करने में आपको आसानी होगी, अवाम आपके साथ होंगे, लोग होंगे वहाँ पे। रात को मुझे पैगाम भेजा गया कि वॉइस नोट वगैरह के बाद प्लीज कुछ और मत करना, सब कुछ हो गया है, खान को अस्पताल लेकर जाएंगे। फिर रात को दोबारा आया कि खान साहब बस अस्पताल अभी निकलेंगे और गाड़ी और अस्पताल में कौन होगा यहाँ तक भी मामला तय हो गए हैं, या कोई फैसला जो भी उनका हो रहा था। पूरी रात मेरी मालूमात के मुताबिक दस्तियाब मालूमात जो मेरे पास थी उस वक्त तक, उसमें असद कैसर साहब, सुहेल अफरीदी, बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर साहब, वो मुसलसल राब्तों में रहे थे पूरी रात। सुबह भी खान साहब अस्पताल मुंतकिल नहीं हुए, तो एक पैगाम है कि सब तय हुआ था, लेकिन एक नई शर्त आ गई और वो शर्त नहीं मानी गई और उसके बाद बात नहीं बन सकी। इसकी तफसील में मैं नहीं जाता, टीवी पर इल्जाम आपने सुना होगा, फिर वही कहानी हो गई। फिर उसके बाद जब लगा कि अभी अस्पताल शिफ्ट नहीं कर रहे, तो इसी तरह फिर उनको कहा कि सवाबी वाला आइडिया नसीब मैंने दिया, लेकिन सोशल मीडिया टीम की तरफ से भी यही कहा गया था कि आप सवाबी में जमा हो जाए, जहां से आप तहरीक उठा सकते हैं। तो मौक़िफ़ ये मिला कि अजब ज़ैद साहब को खान साहब ने इख्तियार दिया और उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान किया और खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असम्बली और सीएम जो है वो के उसके बाहर धरना देंगे। उस पर उससे नुकसान क्या होना था कि जो अगर आप सवाबी में भी काल देते या पूरे पाकिस्तान में काल देते तो आप लोग नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि आपके तंजीमी अहदेदार और आपके सूबाई अरकान जो है वो तो वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने बैठ गए। इसके साथ अरकान असम्बली को भी मैं जानता हूँ कि वो इससे खुश इस हद तक नहीं थे कि एक तो इसको टिकटाक धरना कहा जा रहा है, दूसरा है कि जब हमने धरना ही देना है तो क्यों ना हम अपने हल्कों से निकल के किसी ऐसी जगह पे धरना दें जहाँ पे वर्कर्स भी हमसे मुतमिन हो और हम अपनी तवानाइयां सही जगह पे साफ कर सके। लेकिन इज्तिमाई फैसला था, उसके बाद वही हुआ। रही बात एक मतमली की, मैंने आपको कहा कि ये इक़दाम हुए थे, वॉइस नोट पब्लिक किया था और मुझे सीएम साहब का मैसेज आया था कि पैगाम आया था कि आपके वॉइस नोट से इरिवर्सिबल लॉस हुआ है। पता नहीं कि कैसे।
پھر بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے یا نکالا جانے والا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے, کس طرح سکون ہے. اور یہ سوال ہم نے کیا کہ اگر کچھ ہے, کوئی امید ہے, کوئی اچھی خبر ہے, حالانکہ اس رجیم سے تو توقع نہیں ہے, انسانیت کی توقع نہیں ہے, لیکن اگر کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ اطمینان ہے تو ہمیں بھی آگاہ کیجیے تاکہ ہمیں بھی سکون مل جائے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. یہی ساری تفصیل ہے جو آپ کو بتائی. آئی ڈونٹ نو کہ امید کیا تھی ان کو, لیکن خود اس سے زیادہ کتنا نقصان دہ ہوتا جب ایک وائس نوٹ ارریورسیبل لاس اس کو کہا جائے. یا بات ختم نہ ہوئی, خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ایسی صورت میں سپریم کورٹ کے باہر تب تک دھرنا دیا جائے, یہ سب سے اہم نوٹ کیجیے گا, تب تک دھرنا دیا جائے جب تک ڈاکٹرز تک رسائی اور کیسز نہیں لگتی, انصاف نہیں ملتا. یہی پیغام میرے ذریعے بھی سی ایم اور پارٹی کو گیا. ایک دن 35 MNAs نے دھرنا دیا سپریم کورٹ کے باہر اور تاریخ لگ گئی. پھر دھرنا ختم, بارہا پھر ان کو یاد دہانی کرائی گئی, کبھی رمضان کبھی عید, دھرنا نہیں دیا گیا, مسلسل خاموشی تھی. پھر بیچ میں ایک دفعہ کسی کے ذریعے میں نے جنید بھائی اور پارلیمانی لیڈر کو پیغام دیا, انہوں نے دھرنا دے دیا. ایک دن انہوں نے دھرنا دے دیا, پھر اس کے بعد وہ کلا پارٹی سی ایم سب کو یہ ہدایت تھی, پھر بھی دھرنا مسلسل نہیں دیا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد مجھے یہ پیغام ملا کہ ابھی پبلکلی بتا دیں کہ خان صاحب کے احکامات کیا تھے. خان صاحب کے احکامات سپریم کورٹ والے جو تھے اس کو میں نے ٹویٹ کیا. ٹویٹ میں میں نے لکھا کہ وہ کلا سی ایم, اراکین اسمبلی, پارٹی قیادت کو خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز کی رسائی اور انصاف کی فراہمی سپریم کورٹ کے باہر مسلسل دھرنا دینا ہے, لیکن وہ نہیں دیا جا سکا. اور اس کے بعد میں نے یہ پبلک کر دیا. رات کو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری صاحب ٹی وی پر آ کے فرمانے لگے کہ نوجوان نے جو ٹویٹ کیا ہے تو واٹس ایپ پہ اور ٹویٹر پہ دھرنے نہیں دیے جا سکتے, حالانکہ یہ میرا موقف نہیں تھا. یا دہانی بار بار کرائی اور اتنا کیا جتنا خان صاحب نے کہا تھا, اور آخر میں وہی کیا کہا جو کہ خان صاحب کا حکم تھا. تو یہ پوری کہانی ہے اور یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں میں نے تفصیل سے رکھ دی. ایک چیز اس میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جی اچھا مراد, آپ کے بہت ہی تفصیلی جب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. میں بیچ میں میرے ایک دو سوال تھے لیکن میرے خیال سے کنیکشن کا تھوڑا سا زیادہ مسئلہ جس کی وجہ سے شاید آپ تک وہ بات نہیں پہنچ رہی. میں آپ کہنا چاہتا ہوں, جس وقت آپ نے کہا ہے کہ کھل کر سوال کریں, رائٹ, تو میں اب آپ سے مطلب کوشش کرتا ہوں کہ جو, اور یہ میری کوشش ہے کہ جتنے بھی سوالات اس وقت جو لوگ آپ سے کرنا چاہتے ہیں, شاید مجھے لگتا ہے کہ میں بہت سے سوالات ان میں سے وہ ہیں کہ جو میں آپ سے اس وقت کروں گا, کوشش ضرور کروں گا کہ ان کو کر سکوں. جب عمران خان کی بینائی کا مسئلہ ہوا اور وہ عروج پر تھا جس وقت وہ مسئلہ, اور ہر طرف اسی پر بحث ہو رہی تھی, اسی دوران میں آپ کی کتاب منظر عام پر آ گئی. اب بعض حلقوں کا اس پر یہ کہنا ہے کہ یہ اس کتاب کی تشہیر سے جو ہے آپ نے عمران خان کے معاملے سے توجہ ہٹائی, اور مطلب آپ اس تاثر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی مائنس عمران خان کی مہم کا آپ کی کتاب کا آنا جو ہے وہ اس کا حصہ تھا. تو یہ بتا دیں, اور دوسرا یہ کہ اس آخر کتاب کا اصل مقصد کیا تھا, ذرا پلیز. جی علی بھائی, پہلی بات یہ کتاب کی تشہیر تو اسی وجہ سے کی ہی نہیں. آپ پورا ٹویٹر اکاؤنٹ میرے ویب پہ جتنے بھی آج آ چکے ہیں اتنے عرصے میں, اس میں صرف میں نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا تھا. علی بھائی, کتاب آدھی ہی ایسے ماحول بنایا گیا جیسے اڈیالہ کے سامنے لاکھوں لوگ کھڑے ہو, اڈیالہ کا تالا ٹوٹنے والا تھا, بس کتاب سے تحریک رک جانی تھی اور اڈیالہ سے قافلہ واپس ہونا تھا. اسی طرح ماحول تھا نا, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نہ تحریک کے دن کا اعلان ہوا تھا, نہ کوئی تاریخ تھی, نہ کوئی مارچ تھا, نہ کوئی دھرنا تھا. لیکن پھر بھی سوال مناسب ہے کہ اس وقت کتاب کیوں شائع ہوئی. پہلی بات یہ کہ کتاب کسی ایشو یا ایونٹ پر ریئیکٹ کرنے پر نہیں لکھی جاتی, وہ تاریخ کا حصہ ہوتی ہے. اس میں تمام چیزیں وہ ہوتے ہیں جو کہ آج بھی, کل بھی اور اس کے بعد بھی لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. دوسری بات, کتاب لانچ کرنے کا فیصلہ کافی پہلے ہوا تھا, لیکن چونکہ ایشوز بھی بہت, مثال کے طور پہ پبلشر نام سن کر تیار نہیں ہوتا تھا, پیچھے ہٹ جاتا تھا. پھر ایک بیرون ملک مقیم پاکستانی اور ہمارے دوست نے کسی پبلشر سے بات کی, مشینری گھر منگوائی گئی, اسٹاف جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا, ان کو وہاں پہ رکھا گیا. پھر جب کتاب تیار ہوئی تو خان صاحب کی بیماری کی خبر, اور جب لانچنگ کی تاریخ پہلے ذہن میں تھی لیکن خان صاحب کی بیماری کی خبر آئی, اس لیے پبلشر کو روکا کہ ابھی ہم نہیں کرتے. لیکن جب پبلشر نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا کہا اور اس کی ریسٹ جو اس سے وابستہ تھی کہ مزید نہیں رکھا جا سکتا, تو اس کا ذکر کیا تو کتابیں ٹرانسپورٹ ہو گئی. پھر ایک دن ایسا ہوا, یہ کہانی میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ میں کسی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن جس نے پبلشر ڈھونڈا تھا, جس نے یہ مدد کی تھی, جس نے کتاب شائع کرنے میں مدد کی, اس کی زندگی پہلی خطرے میں, مشکلات کا سامنا کر رہا ہے, اور جس نے ٹرانسپورٹ کرنے میں جس نے مدد کی, یہ کہانی میں ان پہ چھوڑتا ہوں. اگر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سن رہا ہوگا, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پوری کہانی آپ کو بتائیں. لیکن ایک دن جب یہ کتاب ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی تو ایک فوجی ڈالے آئے تھے کچھ, اور جو پیکنگ تھی وہ ٹوٹ گئی. تو پیکنگ ٹوٹنے سے میری تصویر کتاب کے اوپر جو تھی وہ نظر آ گئی, جس سے کے بعد بڑا پینک کریٹ ہوا تھا. وہ پوری کہانی میں ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. اس کے بعد اس لیے مجھے کہا گیا کہ اب اس کو مزید ہم کہیں پہ رکھ نہیں سکتے, اس لیے اس کی لانچنگ کی جائے. لانچنگ تو خیر نہیں ہو سکی, تقریباً رونمائی بھی نہیں ہو سکی. آپ کو تمام وجوہات بھی معلوم ہے کہ اس کتاب پہ مکمل طور پہ پاکستان کے بک اسٹور میں پابندی لگ گئی. حالانکہ کچھ بک اسٹورز نے اسلام آباد کے اندر پبلشر کو آماد کی ظاہر کی تھی, لیکن جب ان پہ دباؤ آیا تو وہ انکاری ہو گئے. یہاں تک کہ خیبر پختونخوا, پشاور اور پھر سوات اودیانہ مارکیٹ ایک ہے جہاں پہ کتابوں کی دکانیں ہیں, وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. اب اس کتاب میں تھا کیا, پہلے تو ٹائمنگ کو ایشو بنایا گیا, پھر اس کے بعد کسی نے کوئی مائنس عمران خان,
पता नहीं कि क्या कुछ कहा। किताब में ये पूरी किताब दहशतगर्दी के ऊपर लिखी जा चुकी है, और एक बंदा जो स्टूडेंट लाइफ से इस मेड ऑफ दहशतगर्दी से वापस तमाम मामला के आईडीपी स्कैम्स में क्या होता है, घर में मटर गोली गिरने से क्या होता है, ड्रोन हमले कैसे होते हैं, किस तरह करते हैं, जो किस तरह ये डॉलर्स का इस्तेमाल होता है, काले नोट का होता है, फिर किस तरह ये दहशतगर्द बनाए जाते हैं, किस तरह लोगों को बेघर किया, ये तमाम मामला तो लोगों की कहानियां जो रियल है वो तमाम चीजें इसमें है। इसका मकसद ये था कि अब चूंकि ये दहशतगर्दी की लहर फिर एक दफा से हमारे घर में आ रही है, ये आग घरों को लपेट में लेने जा रही है, लिहाजा कौम को एक आखिरी आवाज, जिस तरह पहले खुद तहरीक चलाई थी 2022 में 21 में, फिर उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आगाही दी, और अब चूंकि ये सारी चीजें जब जनाजे उठने वाले हैं, ड्रोन होने वाले हैं, तादाद बढ़ने वाली है, जिससे मुल्क का और सबका नुकसान होने जा रहा है, उसको पूरे कौम के सामने रखे। लेकिन डिस्कशन क्या हुई, पहले तो ये चीजें जो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद उसमें से एक मैं अकेला हूं जो एक चैप्टर का उन्वान था और 3-4 सफ़ात का चैप्टर था, जिसका पस मंजर उस पहले सफ़े पे दर्ज है कि आपके मुल्क के इदारे क्या कुछ कर रहे थे उस रात। और उसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में या तसलसल में एक मुलाकात या एक इवेंट जो आखिरी मीटिंग हो रही थी उसका हवाला दिया। उसमें तो न फवाद को न असद उमर को निशाना बनाने का मकसद था, क्योंकि उनका वही मौका मैंने लिखा था जो पब्लिकली वो दे रहे हैं, और ना, लेकिन हुआ क्या, गिल के सपोर्टर्स आते हैं 90% गिल को हीरो बना रहे हैं और 10% मेरे ऊपर वेडूज बना के तनकीद कर रहे हैं कि उसने तो खान के साथ ही किया था और ये उसको हीरो पेश कर रहा है, और बाकी जो पाकिस्तानी बचे उन्होंने असद उमर और फवाद को लगाना शुरू कर दिया। वो भाई एक चैप्टर का उन्वान था, वो सफा बाहर आया, ये डिस्कशन शुरू हो गई, पूरी जो इदारे कोशिश कर रहे थे किताब किसी तक ना पहुंचे, बुक स्टोर्स में नहीं छोड़ रहे थे, दहशतगर्दी जिससे लोगों का अमन वाबिस्ता था, वो तमाम इश्यूज आप पीछे लेके चले गए। मैं इसलिए बीच में नहीं कूदा, वजाहत के लिए भी नहीं कूदा कि ऐसा ना हो कि आप तो इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पे हैं और ताला तोड़ रहे हैं जंडियाला का, मेरी वजह से उसमें ताखीर हो। लेकिन मुझे गिला है अली भाई, मुझे गिला ये है कि खान साहब का मौका इस दहशतगर्दी के हवाले से 2001 से बिल्कुल वाज़ेह है। वही खान साहब का बयान या खान साहब ने 2007-8 में क्या किया, जो ड्रोन हम लोग खिलाफ वज़ीरिस्तान अमन मार्च था उसका क्या हुआ, वो किस तरह हुआ, ये सारी चीज़, और आज जो हो रही है इसके ऊपर खान साहब का क्या मौका है, वो तमाम मिला के और लोगों की जिंदगी किस तरह बर्बाद होती है उसका जिक्र करना, और आवाम को आगाही दे के आखिरी मरतबा आखिरी कोशिश करके कौम को खुद इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की, क्योंकि वाज़ेह तौर पर मैंने इसमें लिखा है और यही मकसद था। गीला ये है कि आज जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो जवान भी शहीद हो रहे हैं, जो गलत पॉलिसियों का निशाना बन रहे हैं, जो गलत पॉलिसियों की निशानदेही करनी थी, उस बंदे ने कर दी जिसने अपनी आंखों से देखा था, उसको हाईलाइट नहीं किया गया। हाँ, जिन इलाकों में ये जुल्म हुआ है उन्होंने किताब के मुख्तलिफ हिस्से अपने फेसबुक और अपने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे शेयर किए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर बीती है, बाकी पाकिस्तान को आगाह करना था। तो ये पूरी किताब की कहानी मैंने आपके सामने रखी, और एक बड़ा मकसद आज मैं फिर रिपीट कर दूं कि आज जब जनाजे उठ रहे हैं, एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि ये जो चंद दिन पहले दिल में और स्वाद में जो 20 बंदों की एक वीडियो यकदम से रिलीज करवाई गई, इस किताब में वो उनको किस तरह मलाकन डिवीजन लेके जाया जा रहा था प्रोटोकॉल में, जब बाड्रोन में सैलाब आया था, उसकी भी पूरी कहानी मौजूद है। जो आज ड्रोन हो रहे हैं इसकी भी पूरी कहानी मौजूद है कि आगे क्या होने जा रहा है और किस तरह ये खित्ते को आग में झोंका जा रहा है। तो मेरी गुजारिश होगी कि पढ़ के समझ के खान की बयानी की तरवीज कीजिए। बस एक मैं अकेला हूं को पकड़ के जो चैप्टर का उन्वान था और वाकयात के तसलसल में इतनी बड़ी इवेंट्स को का जिक्र किए बगैर नहीं गुजरा जा सकता था, इसलिए किया। बाकी इन तमाम इवेंट्स को किसी और जगह पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरी कहानी थी। ओके, ठीक। अच्छा, अभी आपने ना ये जिक्र किया, मैं बल्कि साथ में ये चाहूंगा कि कोई जो है ना आपकी किताब का जो है ना उसकी ऑडियो, उस किताब की जो अहम चैप्टर्स हैं अगर वो हमें आप कभी बता देंगे तो हम उसकी जो है ना ऑडियो वो करके ना तो लोगों तक उसको कोशिश करेंगे कि उसकी कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह करके वॉइस ओवर किसी का करके, अगर आपसे मुमकिन नहीं होगा किसी और का वॉइस ओवर करके हम लोगों तक पहुंचा सकें, तो ये बात होगी। अभी आपने ड्रोन्स का जिक्र किया, तो ड्रोन्स पर एक बड़ा अहम सवाल है मुराद, और वो ये कि अली अमीन के दौर में जब ड्रोन हमले वगैरह होते थे तो आप इस मौजू पर बड़ी तवाना किस्म की आवाज़ से बड़ी ज़्यादा आपने उस पर ट्वीट भी किया, आपने बातें भी की, आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी होती हैं। लेकिन अभी हालिया जो हमने देखा है उस पर आप जो है आपकी तरफ से ऐसा लगता है कि जैसे मुकम्मल तौर पर खामोशी है, और अगर इस तब्दीली की वजह पूछें इसको अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया अली भाई, और आपके इस सवाल का जवाब के अली अमीन के दौर में जब हम होते थे तो इस सवाल का जवाब मेरी किताब में भी और शहजाद अकबर के साथ इंटरव्यू में मैं तफसील से दे चुका था। और अभी भी मैंने आपको बताया कि किताब का मकसद ये था कि ये आग अब घर तक आ गई है, मिलकर मलाकन डिवीजन की तरह मुकाबला करे। मैं जितना कर सकता था किया, अब ये जिम्मेदारी पूरी कोबली भाई इमरान खान जितना कर सकता था, जितनी उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह के कीमत चुकाई उन्होंने किया। दूसरी बात, अमन के हवाले से अली की वक्त पर खान साहब ने मुझे वाज़ेह हुक्म दिया था कि मलाकन की तर्ज पर अमन मार्चेस का इनेकाद करो। वो मैंने हर जगह भी किए, मलाकन डिवीजन में किया ना कि वहाँ पे अमन आ चुका था। गुलजफर और नजीब मामून वगैरह मैंने उनको पैगाम भी भेजे थे, मुसलसल पैगाम भेजे, बल्कि उनकी मैंने जर्गे भी किए थे कि बाकी एजेंसीज वाले से। तो उन्होंने मुसलसल तहरीक चलाई, सजाद मोमन वगैरह ने मोमन में चलाई, सुहैल गनी अफरीदी, और सबसे बढ़कर खुसूसन इकबाल अफरीदी साहब ने बढ़ चढ़कर 12 अमन मार्चेस किए। जुनूबी अजला वगैरह में भी खान साहब ने कहा तो वहाँ भी हमने लोगों को मोबिलाइज किया। इसके साथ खान साहब के दूसरे अहकाम थे कि अली के साथ रब्ता करके, अली अमीन के साथ रब्ता करके जर्गे भी करवाए, और इसकी पूरी तफसील मैंने उस वक्त अली भाई को बताई थी। वो शुरू कर चुके थे और वो कर रहे थे। फिर खान साहब को मैंने ये पैगाम भिजवाया कि ये आग अब आ गई है,
अब जल्द या बदेर वही हालात होने वाले हैं। इसलिए दो कामों का फिर फैसला हुआ, एक ये कि और फिर ये खान साहब वहाँ की हुकूमत की तब्दील हो गई और फिर बाकी मामला, लेकिन दो फैसले उसी वक्त कर दिए थे कि एक किताब में तमाम हक़ाइक़ आप एक जगह जमा करके, ताकि जिनको नहीं पता और बाकी पाकिस्तान जिस तरह की टीवी पे जब टिकट चलते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं और बहस शुरू हो जाती है ऑपरेशन की, मारो तो ये करो, उनको क्या पता कि जो कोलेटरल डैमेज है कि एक लड़का तैयारा खैबर एजेंसी में हमला होते हैं और 22 लोग शहीद होते हैं, सारे बेगुनाह होते हैं, अजीब कोलेटरल डैमेज है। फिर इस तरह ड्रोन हमले से जो मासूम शहीद होते हैं, फिर इस तरह इनको लाया जाता है। ये तमाम हक़ाइक़ अब लोगों के सामने रखना जरूरी है। दूसरा ये कि निश्चित हाल में आपको एक जगह याद होगा कि तमाम एजेंसियों के जो ये अमन के सफीर थे और लोग थे, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया और इनके लिए मेरी गैर मौजूदगी में बंदे भी नॉमिनेट कर दिए कि किसने ये तहरीक आगे चलानी है। ठीक है, फिर सुहेल सीएम बना, उसको खान साहब के तमाम हिदायत और तहरीक उठाने का कहा गया। आपको याद होगा पहले 2 महीने में वही फैसले हुए, जरगा हो, असम्बली में जरगा हो, खैबर एजेंसी जाना हो, एक्शन एंड एड के ऊपर काबीना के इजलास में बात करनी हो, 9 मई के ऊपर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जो जली थी उसका हो, ये तमाम चीजें जो थी ना वो पहले तो काबीना में डिस्कस हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, आई डोंट नो कि उसको परसों नहीं किया गया, लेकिन वाज़ेह तौर पे कह दूं कि जब ये मामला बहुत आगे बढ़ा तो खान साहब की हिदायत भी मौजूदा सीएम को भी मिल चुकी है, पिछले सीएम को भी मिले थे, और उसके बाद ही इस किताब का मकसद यही था कि सिर्फ 1, 2, 3 ट्वीट करने के बजाय ये पूरा आंखों देखा हाल कौम के सामने रखा जाए, ताकि कौम अपनी ये खुद उठे। क्योंकि गैर मौजूदगी में बार बार अमन मार्चेस भी हुए, फिर इनको मुतहिद करने के लिए निश्चित हाल में जरगा भी हुआ, फिर जो बाकी पार्टी की क़यादत है उनसे भी रब्ता किया और खान साहब भी मशवरा किया गया कि आगे इसको अब मजीद एक जिले में अमन मार्चेस की बजाय इसको आगे का, जब तक इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, जब तक कोई मार्च नहीं होगा या जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो स्टैंड नहीं होगा और पूरा सूबा इकट्ठा नहीं होगा, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये आप एक एक करके जिस तरह एक एक को ये मारते हैं ना, इस तरह एक एक जिले में ये चीजें ये फैला रहे हैं और ये अब आगे बढ़ चुकी है। तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड है। अली के दिनों में मार्चेस भी हुए और ट्वीट्स हुए और सुहेल के दौर में पूरी किताब आ गई, लेकिन किताब के ऊपर डिस्कशन और वो पूरी जो दहशतगर्दी या जो करना था या जो खान साहब ने जो हमने देखा उसके ऊपर जरा बहस नहीं हो सकी। चलो ओके ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बारे में जिस तरह आपने कहा कि आपने शहजाद अकबर साहब के इंटरव्यू में भी आपने इसका तफसीली जवाब दिया हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ उसको थोड़ा सा तफसील से मैं आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि एक और बात है, एक कह लें कि लोगों की इबादत मैं चाहता था कि आप तक पहुंचे। अच्छा, इसके अलावा भी आपने वो बात की कि ग्राउंड वर्क की बात की, दाएं अमल देने की बात की, तमाम चीज़ें करने की बात की, तो पार्टी की आदत जो है वो बहुत क्लैरिटी है उनमें, और उनकी क्लैरिटी ये है, वो बहुत क्लियर है इस बारे में। वो ये कहते हैं कि पार्टी की आदत का जो मौक़िफ़ वो ये है कि ग्राउंड की जो मौजूदा क़यादत है वही तहरीक के लाहे अमल को तय करेगी, वही उसका ऐलान करेगी, वही उसके बारे में फैसला करेगी, वही बताएगी किस वक्त निकलना है, वही बताएगी तंजीम साजी किस तरह होनी है, वगैरह 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 वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसी करेंगी। अब इस तनाज़ुर में आप का अपना किरदार क्या हो सकता है? यानी कि अगर ऐसा है तो मुराद से जी अली भाई, देखिए खान साहब की गाइडलाइंस हर मामले पर मौजूद है, किस किस को क्या अथॉरिटी दी गई है सब जानते हैं। हाँ, हालात सख्त है, ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ है, लेकिन मिल बैठकर इसमें रास्ता निकाला जा सकता था, निकाला जा सकता है। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, हुकूमत को, पार्टी को, इत्तेहादियों ने जो जिम्मेदारी ली है वो निभाए, हम मुकम्मल तौर पे साथ है, चाहे एहतिजाज हो, धरना हो, मार्च हो। इंशाल्लाह हमारे काफिले हमारे लोगों के हमेशा की तरह उसी तादाद में होंगे, आपको मायूस नहीं करेंगे। तो पार्टी का जो आप कह रहे हैं कि पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो ग्राउंड पे मौजूद है वो लाइमल तय करेगी, हम 100% उनके साथ हैं। जो भी उनकी तरफ खान साहब ने वाज़ेह हिदायत तो सबको दे दी, आपको पता होना चाहिए कि हर मामले पे, हर इशू के ऊपर किस वक्त क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये तयशुदा है। तो इसी तरह जो वो उन्हीं के ऊपर जब भी ऐलान करेंगे, जब भी अमली इक़दाम उठाएंगे, हमारा 100% सपोर्ट है। और आपको पता है कि मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी खैर मौजूदगी में भी जब भी पार्टी ने उनको पुकारा है तो सबसे बड़े काफ़िले आपने आपको देखे और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे, आपको मायूसी नहीं होगी। ओके ठीक। अच्छा, मैं समझ रहा था कि मैं बहुत तेज बात करता हूँ, लेकिन माशाल्लाह आप जो है ना वो मुझसे ज़्यादा तेज बोलते हैं। मुझे पता है कि इस वक्त मजबूरी है जिसकी वजह से आपको है कि हम जल्दी से वो कर दें। अच्छा, मेरे पास 2-3 मैं वो करूँगा क्विकली ज़रा। आपने ये उसकी बात की जो भी लाए अमल वगैरह की, ग्राउंड की आदत की और तमाम चीज़ें। अब देखिए, अब इस पर ना एक और सवाल ये बनता है कि चलो ठीक है कि आप जो है वो उस पे आप अमली तौर पर ग्राउंड पर तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते, हम उस वाली डिटेल में नहीं जाते, वो उन तमाम चीज़ों में जाती है। सवाल आपसे बहुत ज़्यादा मरतबा होता रहा है, ये तमाम चीज़ें होते रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके रसूख है, लोग आपकी बात को सुनते हैं, आपकी बात को पढ़ते हैं, आपकी बात को आगे फैलाते हैं, लोग आपको बहुत एक अहमियत इस मामले में जो अगर आपको कहूँ तो देते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को आप थोड़ा सा ज़्यादा फाल बना सकते हैं, आप इस पर और थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं, कि ताकि अगर ग्राउंड पर नहीं तो आप कम से कम सोशल मीडिया की हद तक जो है अगर आप इस पर एक्टिव हो जाए तो प्लीज। जी अली भाई, देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो बहुत महदूद है और जिन हालात का हम सब मुकाबला कर रहे हैं, आप सब भी कर रहे हैं, आपको उसका भी अंदाजा है। दूसरा, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मेरी जो बाकी कम्युनिकेशन है ना वो इससे भी ज्यादा महदूद है। तो और होता क्या है कि जो खान साहब के अहकाम जिस भी चैनल से मुझे मिल जाते हैं, जो पार्टी को देने होते हैं या किसी हुकूमती जिम्मेदार को देने होते थे, तो वो मैं वो परसूख कर लेता हूँ और पहुंचा देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि खान साहब ने ऐसे हालात में जो टाटस तक रसाई थी या केसेस परस्यू करना और इंसाफ की फराहमी तक खान साहब ने हुक्म दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर करना दिया जाए, और उसमें वकला की आदत हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा सबका कहा था।
ان کو بارہا انفرادی احکامات تھے نا، تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے والی چیز نہیں تھی. ہاں جب نہیں ہوا اور عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا اور خان صاحب کی طرف سے آ گیا کہ پبلکلی کہہ دینا سب کے سامنے، تو پبلکلی کہہ دیا تو اس وقت ٹویٹ بن رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کارکن تو آپ سے بار بار سنتے ہیں، لیکن دیکھیں ڈرون حملہ اب روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. میں ایک اور مثال دوں، سب سے زیادہ ڈرون حملے پچھلے 7-8 مہینوں میں ہو گئے ہیں. تو ایک پوری کتاب اسی مقصد کے لیے لکھی گئی تھی، پوری جدوجہد کی کہانی اور خان صاحب کی ہدایات بھی اسی مقصد کے لیے تھی کہ یہ نہ ہو، اس کے خلاف آپ آواز اٹھائے، عملی طور پہ میدان میں آ جائے، جس طرح کہ ہم آ چکے تھے ماضی میں، جس طرح کہ ہم نے ان کو ابھی بھی ٹھیک بنا کے دے دی تھی. جب ہم نے ان کو اختیار حوالے کرنا تھا اور کہا تھا کہ اب یہ امن کا جھنڈا، سفید جھنڈا آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، تو اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے اور پھر صوبائی حکومت نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک ڈرون کے اوپر ٹویٹ کرنے کے بجائے پوری کتاب آ گئی ہے، دہشت گردی کے ایک ایک دھماکے کی بجائے ریئیکٹ کرنے کی پوری کتاب آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا نا کہ پوری عقائد میں نے سامنے رکھ دیے. خان صاحب نے پچھلے 30 سالوں میں آپ کو امن کا ایک ایک درس دے کے ایک ایک ایشو کے اوپر حملہ، چیزوں کے اوپر سمجھا دیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اس کے اوپر بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو ذکر کروں کہ جو پچھلے دنوں میں ویڈیوز آئی تھی دیر اور سات کی، ایک ایک ایم پی اے کو انفرادی طور پہ پیغام بھی گیا ہے اور ایک پتنگی بھی دی گئی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر آپ متعلقہ لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں. خان صاحب کی ہدایت اور احکامات ہوتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص تیسرے مرحلے میں ایک فیز آتا ہے کہ آپ نے پبلک کرنی ہے، باقی نہیں آپ نے پوش کرنا ہے، آپ نے بار بار یاد کرانی ہے. تو اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے. تو جہاں پہ اگر آپ لوگ سوشل میڈیا ٹیم آفیشیل بیٹھ کے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو پر مجھے بات کرنی چاہیے، مجھے بتائیے کہ مجھے جو خان کی ہدایت ہے میں تو اسی کو فالو کرتا ہوں کہ یہ پیغام اس کے لیے ہے، یہ پیغام اس ٹائم کے لیے تھا، یہ پیغام اس کے لیے تھا. امن کا آپ یہ کرو، پھر جرگہ بلائے، پھر علی امین سی ایم تھا تو ان کے ساتھ یہ بات کریے. سہیل افریدی کو پہلی ہی تقریر سے پہلے تمام ہدایت خان صاحب کی طرف سے گئے تھے، ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اور ہم نے وہ مطلب پوری کی پوری 20 سال تاریخ کی داستان لوگوں کے سامنے رکھتی ہے اسی طریقے کرنے کی. تو بالکل ٹھیک ہے، کم ہے استعمال، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس ایشوز پہ ریئیکٹ کرنے کی بجائے یا ایک جو کنٹروورسی پارٹی کے اندر بنتی ہے اس کی بجائے جو ذمہ داری خان صاحب نے کون سے پیغام کو کب پبلک کرنے کی بات کی ہوتی ہے اس کے مطابق. اوکے ٹھیک ہے. اچھا یہ نا ابھی جو گراؤنڈ کی ساری بات ہو رہی ہے اور اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ گراؤنڈ پر وہ کریں، ہم نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا. اب ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر منگل والے دن عمران خان کی جو بہنیں وہ ڈیالہ کے باہر جمع ہوتی ہیں اور وہ اکٹھا ہوتی ہیں بغیر کسی تعطل کے. ہم بہت ہی منگل جو ہے وہ گزر گئے اور وہ ہر منگل کو وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ہی گنے چنے رہنما یا ارکان اسمبلی جو ہے وہ ہوتے ہیں. کبھی سوشل میڈیا کی طرف سے بہت زیادہ زور پڑ جائے تو 4-5 بندے اور آ جاتے ہیں، کبھی اور ہو جائے تو ہو جاتا ہے. لیکن بڑے نا مطلب لوگوں کی جو بالخصوص جو پارلیمانی وہ ہیں، لیڈران ہیں اور جو اراکین ہیں، ان کی تعداد جو ہے بالکل بھی حوصلہ افزا نہیں ہوتی. مطلب بالکل بھی نظر آتی. اب اچھا ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس ہفتہ وار سرگرمی کو نکال دیں جو ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو نکال دیں تو اس کے علاوہ جو ہماری جو بھی مزاحمت ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ 0/0 ہے. وہ کوئی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. مطلب اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اگر if you have something to say please. جی علی بھائی دیکھیں، میرا اول دن سے موقف ہے کہ مزاحمت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. پھر کہ ان کے عزائم تو کل کر سامنے آ گئے ہیں نا. جب خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اس وقت سے لے کے خان صاحب کی گرفتاری تک جو چیز خان صاحب نے خود کہی تھی وہ ایک ایک چیز ہو رہی ہے. نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، ایک فرد واحد ہے، ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہے، بادشاہت کا قیام ہے، جبر ہے. خان صاحب پر جو سختیاں ہو رہی ہے، بیوی پر جو سختیاں ہو رہی ہے، جو ان کی بگڑتی ہوئی صحت ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ ہماری خواتین یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھیں، سنم جاوید صاحبہ کی بیماری کی خبر آ رہی ہے. عالیہ حمزہ کو دیکھیں، جاس چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، عمر چیمہ صاحب، کچھ لوگ بے گھر ہیں. میں کس کا ذکر کروں؟ تو اس کے بعد بھی کیا بزنس ایز یوزول ہو سکتا ہے؟ کیا اسمبلی میں جا کے بیٹھ کے مطلب موقف ہوتے ہیں نا کسی کا، تو حل تو ایک ہی ہے نا. جلد یا بدیر سب کو سمجھ آ جائے گی اور سب کی باری آتی ہے اور باری سب کی تقریباً آ گئی. تو حل تو ایک ہی ہے اور حل وہی بھی ہے جو کہ میں کچھ دن پہلے یا 2-3 مہینے پہلے شہید صاحب کے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک ہے کہ ایک ہی جو منگل کا دن ہے وہ نظر آتا ہے. مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ سی ایم کہتا ہے کہ تحفظ پاکستان یا قیادت کہتی ہے کہ تحفظ پاکستان، پھر وہ کور کمیٹی، پھر وہ کسی اور کا ذکر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو اس پہ میں نے کہا تھا اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ سارے ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں. یہ خان صاحب کی ہدایت تھی. اس موڑ پہ سی ایم نے کیا کرنا تھا، کور کمیٹی نے یا قیادت نے کیا کرنا تھا، تحفظ پاکستان نے کیا ذمہ داری لی تھی، کس کس بندے نے کیا کام کرنا تھا، وہ تمام بیٹھے. پھر جو مزاحمت کی چند چیزیں آپشن آپ کے پاس موجود ہے جس کا میں نے بھی کافی دفعہ ذکر کیا ہے، اس کو ڈسکس کرے، فیصلہ کرے، پھر باہر نکلے، اکٹھے سب بیٹھ جائے اور ایک پریس کانفرنس کرے. یہی بات میں نے شہید اکبر صاحب کے پروگرام میں بھی کی تھی. پھر یہی سوال میرے خیال سے میڈیا نے خان صاحب کی بہنوں سے، نورین آپا اور عظمیٰ آپا صاحبہ بیٹھی تھی، ان سے سوال ہوا اور انہوں نے مناسب اور درست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میرے حوالے سے کہا کہ وہ تو کئی سالوں سے موجود نہیں ہے، تو جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو گراؤنڈ پہ ہے، جن کو گراؤنڈ ریئلٹی موجود ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک آواز ہوتی ہے نا، ایک مشورہ ہوتا ہے. تو میں کیا کیا کرنا چاہیے وہ مشورہ بھی اپنی طرف سے دے چکا ہوں. میرا بھی وہی موقف ہے، خان صاحب کا جو موقف ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے مزاحمت کرنی پڑتی ہے. پھر اگر کوئی نتیجہ کسی اور چیز سے نکلتا تو ابھی تک نکل جاتا. آپ کی سیٹیں چلی جاتی ہے، آپ کے لیڈر کی آنکھ چلی جاتی ہے، ان کی اہلیہ کی آنکھ جو ہے اس کا ایشو ہو جاتا ہے. آپ کے بہت سارے قیادت بزرگ جیلوں میں ہوتے ہیں، آپ کے کارکنوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہے، لیکن کچھ نتیجہ نہیں ہوتا. تو وہی ہے کہ بالکل انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے اپنی دانش کے مطابق کسی پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی پتنگی بارہا بتائی اور وہی آج میں کہوں گا بڑے ادب اور گزارش کے ساتھ کہ
इकट्ठे बैठ के एक दफा फैसला करेंगे सीरियसली, कौम भी खड़ी होगी और ये लोग भी खड़े होंगे, सोशल मीडिया भी खड़ा होगा। तो आप ठीक कहते हैं कि इसके अलावा तो कोई और इवेंट वगैरह नहीं होता, और फिर जाहिर सी बात है कि लोग फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ना आपने केपी की बात की, असेंबली की बात की, आपने बाकी सीएम साहब की बात की, ये तमाम चीज़ें। अब सीएम साहब जो है ना, उनको आपकी बहुत ज़्यादा हमायत हासिल है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और शुरू से वो आपसे रहे, आपकी उनके साथ पुरानी दोस्ती भी है, और आप उनके साथ बड़े करीबी भी आप उनके समझ आते हैं, और लोग जब भी कोई ऐसी बात होती है वो आपका नाम ज़रूर लेते हैं कि आपकी बड़ी सिफारिश थी शायद, ऐसा समझते हैं लोग कि शायद सुहेल अफरीदी को सीएम बनाने में ये तमाम चीज़ें, या जो भी आईएसएफ में और ये तमाम चीज़ें। तो वहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि सुहेल अफरीदी को लेकर अब जो है मौजूदा हालात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि थोड़ी-सी कारकुनान में जो मायूसी है ना वो बढ़ती जा रही है, और हमें ऐसा लगता है कि अब सुहेल अफरीदी की तरफ से लोगों को कुछ ऐसे चीज़ के लोग मुंतज़िर हैं कि सुहेल अफरीदी जो है कुछ ऐसा करें कि जो इमरान खान की रिहाई के लिए और बाकी असीरान की रिहाई के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन लग ऐसा रहा है, मतलब तासुर ऐसा है कि जैसे कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा कि जिससे जो है वो चीज़ें जो है ना वो आगे मूव फॉरवर्ड हो, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप सुहेल अफरीदी को क्या कहें इस वक्त, इस पूरे सिनेरियो में, कि क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से लोगों में जो लोगों का जो एतमाद है वो भी बहाल हो, बेहतर हो पहले से, और ये कि इमरान खान की और बाकी असीरान की रिहाई में जो मदद मिल सके, प्लीज। जी अली भाई, देखिए अली भाई, बताना तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन चूंकि आपका सवाल है तो जवाब तो आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद आपको कहा था कि जो भी आप लोगों के जहन में सवाल या मेरे जो सोशल मीडिया के साथी है, पीटीआई के मेरे साथी कारकुनान है, तो वो सवाल मुझसे पूछिए। पहले 3 महीने याद करें, हर फैनी से स्ट्रीट मूवमेंट तक की मोहब्बत वो क्यों थी? क्योंकि एक तरफ इमरान खान का एतमाद था, आईएसपीआर की मुखालिफत जो थी, और फिर पहले दिनों के जो कुछ फैसले थे, अमल दरामद कितना हुआ ये बात की बात है। फिर खान साहब की बीमारी से कुछ दिन पहले से लेकर आज तक कारकुन मुतनफ़िर क्यों है? क्या ये बात समझानी की है? क्या खुद किसी को समझ नहीं आती? तो और अमली इक़दामात आपको बता देता हूँ कि हर चीज़ जो इन्होंने अमली इक़दामात करने थे, हर चीज़ तहरीरी तौर पर वज़ीर आला साहब के पास है। खान साहब की रिहाई के लिए जदोजहद, ऐसी जदोजहद की के तहरीक मंतक के अंजाम तक पहुंचे। ड्रोन हमलों पर एफआईआर, ऑपरेशन की इजाजत बिल्कुल नहीं, मेरा दहशतगर्दी को एक्सपोज करना, अपने रिश्तेदारों को शट अप कर सरकारी मामला से दूर रखना, रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग की रिपोर्ट मंजर इंतजाम पर लाकर सीसीटीवी जुड़वाने वालों को गिरफ्तार करना, एक्शन एंड हेड ऑफ सिविल पावर मुकम्मल खत्म करना, शेड्यूल फोर्स से पीटीएम पीटीआई और बात को निकालना, और अगर नहीं निकालते तो काबीना फिर दाखिला से अपनी वज़ारत दाखिला पुख्तनख्वा और फिर अदालत भी खुद मुद्दई बनकर जाए। ये सारी चीजें सीएम को पता है कि खान साहब क्या चाहते हैं या हिदायत क्या है या क्या चीजें है, तहरीरी तौर पे दे चुके हैं। तो इन तमाम चीजों को देख के आप खुद ही फैसला कीजिएगा। तो मैंने आपको कहा, मैं बताना छोड़ के मैं अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता, लेकिन ये सारी चीजें किस हद तक हुई, किस हद तक नहीं हुई, मोहब्बत क्यों थी, अब कारकुन मुतनफ़िर क्यों है, ये बात मेरी और आपकी समझाने की नहीं है और न बताने से होगी। तो यही मेरा जवाब है। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, मैं ना आपसे ना अब ये देखें, अब आपने ये सीएम साहब की उसमें बात की, आपने कहा आपने कहना छोड़ दिया है, बताना छोड़ दिया, तमाम चीज़ें बड़ी वो वाली बात आपने की। लेकिन केपी असेंबली के हवाले से एक मतलब मैं आपसे एक सवाल करूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो, कि केपी असेंबली में मराद का एक बिल पेश किया गया, और वहाँ पर बिल पेश होता है और कहा जाता है कि मिडिल क्लास जो है और नौजवान जो है वो मराद में जो है ना वो उसके जो है ना उनके पीछे पड़ गए। यानी कि उम्मीद ये थी कि जितने भी मिडिल क्लास और इस तरह के लोगों को इमरान खान साहब आगे लेकर आए हैं, वो शायद इन तमाम चीज़ों के, वीआईपी चीज़ों के, मराद के शायद वो खिलाफ होंगे। लेकिन ऐसा तासुर ऐसा जाता है कि शायद ऐसा नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि अमरात और ये तमाम चीज़ें जो है शायद उनको मिले। तो हर ऐसे मामले में जो है ना वो आपसे भी सवाल बनता है, क्योंकि ज़ाहिर आप भी उसी एक मिडिल क्लास से आकर तो आप यहाँ तक आप पहुंचे, आप जिस वक्त बने आपको सेनेटर के लिए भी नॉमिनेट किया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों को, इस कानून साजी के बारे में अगर आपकी इस पर राय ले लूँ तो प्लीज़। जी अली भाई, अब जिस तरह मैं इवेंट्स और इश्यूज की बात कर रहा था ना, एक ये मिसाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में मराद के हवाले से बिल आता है, काबीना वाले कहते हैं कि ये बिल नहीं था, ये असेंबली में जब स्पीकर के पास गए तो वहाँ पे तब्दील हुआ, जो भी था गलत था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। फिर इसमें रगड़ा दिया जाता है कि जो इमरान खान के नौजवान थे या जो मिडिल क्लास थे, इस पर एक वाज़ेह और मेरा तो वाज़ेह मौक़िफ़ है। अगर इस पर मेरी बात करनी है ना, तो मेरे अमल से बात की जाए। मेरे अमल से किस तरह बात की, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तनख्वाह बढ़ाने का बिल लेके आती है, लेकिन कौमी असेंबली में मेरी करारदाद मौजूद है कि जो इस्लाम से वक़्त से तमाम से हमने सीखा कि आपने असम्बली अरकान की तनख्वाह बढ़ाने की बजाय जो मेरी करारदाद फ्लोर ऑफ द हाउस में मैं पेश कर चुका हूं, वो ये है कि अरकान असम्बली की तनख्वाह मजदूर के कम से कम उजरत और कम से कम तनख्वाह की बराबर की जाए। बढ़ाने वाला नहीं हूं, मजदूर की तनख्वाह रखने का कायल हूं, ये मेरी करारदाद है। दूसरा कि सूबाई असम्बली मराद का बिल लेकर आती है, लेकिन मेरी तरफ से कौमी असम्बली में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो खान का विजन था, मफादात का टकराव, कि कोई भी रुकनी असम्बली, कोई भी वजीर मुशीर और उनकी फैमिली कारोबार नहीं कर सकती, सियासत को कारोबार नहीं बनने देना, अपनी सरकारी सीट से, अपनी हुकूमती ओहदे से, अपनी रुकनी असम्बली के ओहदे से फायदा नहीं उठाना, ये ठेके नहीं उठाने, ये कारोबार नहीं करनी, सियासत को बिजनेस के इस्तेमाल नहीं करना, इसके ऊपर तमाम तरीक़ेकार, फिर इसके ऊपर सजाएं, इसके ऊपर मेरा बिल पड़ा हुआ है, मराहत के लिए नहीं पड़ा हुआ। इन चीज़ों को खत्म करने के लिए, सियासत को कारोबार से अलग करने के लिए मेरा बिल पड़ा हुआ है, और इसकी मेरे ख्याल से अली फरीद साहब भी उसी असम्बली में मौजूद थे, श्री मज़ारी साहब भी 2013 के बाद मैंने ये बिल मेरी तरफ से पेश हुआ था। असद उमर साहब कमेटी में थे, उन्होंने बड़ा इसका दिफा किया था, इस बिल का जब स्टैंडिंग कमेटी में जाते समय के बाद, तो ये मेरी तरफ से ये बिल पेश किया था। तो ये अमल और नौजवान और इमरान खान के नौजवान और इमरान खान के मिडिल क्लास की ये सोच है। फिर तीसरी बात, रिश्तेदारों को आप देखते हैं कि किसी का रिश्तेदार सरकारी दफ्तर में घुसता है, कोई मीटिंग चेक कर रहा होता है, कोई नहीं,
अमल की बात कर रहे हैं, खास करके नौजवानों की बात कर रहे हैं, तो मैं तो अपनी अमल का जिम्मेदार हूँ कि मेरे खानदान में दो को, एक को भी समझे और 122 की टिकट दी गई थी, एक मेरे कज़न को और एक मेरे वालिद साहब को। दोनों टिकटें मैंने वापस करवाई। मैंने कहा कि इमरान खान की सोचे क्योंकि, और इसलिए दी गई थी क्योंकि मैं तो राब्ता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला मैंने राब्ता किया, नाराजगी भी होती है, कुछ भी होता है, लेकिन एक उसूल है ना खान ने तय किया है। हमने कभी किसी ने देखा हो कि हमारे लोगों को इस तरह बिठाया है, कोई प्रोटोकॉल एंजॉय किया, कोई चीजें की, तो हमने भी खत्म कर दिया। छोटी चीज प्रोटोकॉल कल्चर भी खत्म कर दिया था। ये सारे आप उस वक्त जो मीडिया चैनल थे, जो पीटीआई के बीट रिपोर्टर्स है, जो सारी चीजें खुद गाड़ी ड्राइव करके भी जाते थे, खुद वहां पे न कोई आगे पुलिस न कोई पीछे पुलिस, एक कल्चर भी नहीं था। यहाँ तक कि इमरान खान जब पार्टी की मीटिंग रखते थे तो हमने कभी भी सरकारी गाड़ी में उधर नहीं बैठे। फिर यहाँ पे डिमांड करते थे फलानी जो है ये मिडिल क्लास था, ये नौजवान था, ये खान साहब के सारे और फिर सबको हटा देते हैं ना, नौजवान में फिर हम क्या जाते हैं। तो इसका ये भी सुन लीजिएगा कि अमल बताइए इनको, खान की मिसाल बताइए। खान से हमने सीखा था, खान साहब ने कहा कि साथ ही हुई, सबसे ज्यादा साथ की मुहिम में पैसा मेरे बाजार में बचा था। ये उस वक्त का दुश्मन निकाले कारकर्दगी 118 बिलियन जो है उससे ज्यादा रेवेन्यू आपका इजाफा हुआ था। फिर जो महंगाई के दौरान के बिटुमेन, सीमेंट, स्टील ये सब और डॉलर ये 100 गुना बढ़ा, फिर भी आपका 100 गुना से आधे से कम कीमत पे सड़कें बनने लगी। ये थी शफाफियत। फिर एक और चीज के किसी ने अपनी गाड़ी मांग ली, किसी ने अपनी नौकर मांग लिया। देखो ये नहीं, ये तब्दीली नहीं है। तब्दीली ये कि इमरान खान ने इस तरह किया था कि अपनी प्राइम हाउस की गाड़ियां उन्होंने बेची। इसी तरह 118 गाड़ियां जो साबिका वजीर उस रामू से पहले जो थे, उनकी फैमिली, उनके नौकर, उनके लोगों के साथ होती थी ग्राउंड में, और साहब पूरा अपने गाड़ी निकाल के 118 गाड़ियां हमने खुला लोगों के सामने, मीडिया के सामने ग्राउंड उसकी नीलामी कर दी। हमने गाड़ी की नहीं, अपनी गाड़ी से गाड़ी ली, हमने नीलामी कर दी। फॉलो कर, अगर उनको कहा जा रहा है कि ये आपकी, तो अगर कोई हमें फॉलो करता तो ये चीजें फॉलो करता। खान की तरह हमने फॉलो किया खान को। और अगर कोई मिडिल क्लास और खान की नौजवान की बात करते हैं तो ये अमल है, ये खान साहब ने सिखाया था। इसकी भी कुल आपको इसके ऊपर बात करें। कभी कभार करप्शन की बात आ जाती है तो आप देखें कि एनएचए जैसा इदारा जब हमेशा पैसा और मुआशरे की वजह अपने पास रखता था, इसमें ई प्रोक्योरमेंट का आगाज किया, ई बिलिंग का आगाज किया, ई टेंडरिंग का आगाज किया। इससे क्या हुआ, कमीशन खत्म, आपकी चेस मैपिंग कर दी आपकी तमाम सड़कों की। तो उससे क्या होता है कि तमाम जो आपका शफाफियत आ जाती है, आपका रेवेन्यू भी बढ़ गया, आपके ठेके भी मेरठ पे गए, कोई सवाल नहीं उठाया गया, आपकी रेवेन्यू बढ़ने लगी, आधी से कम कीमत पे महंगाई की वजह सड़कें बनने लगी। तो ये जब ये बात होती है ना कि ये इनकी, अच्छा फिर जो नए लोग आ जाते हैं और मिडिल क्लास और इसको पिक करके खान का मिडिल क्लास और खान का नौजवान जो होते हैं ना, मैं कोई साथ दूं, मैंने बना था, मैंने बनने के बाद भी जब मुझे लगा कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा, खान साहब को मैंने कहा कि मेरे पास ऑफर मौजूद है। वो ऑफर एक मीडिया चैनल की तरफ से की, फौज चौधरी की तरफ से आया था। उस वक्त वो वफात वजीर भी नहीं थी, नहीं था। मैं खान साहब के पास गया, खान साहब ने मुझे कहा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज्वाइन करें। मुझे मैंने से कई गुना ज्यादा उसमें तनख्वाह मिल रही थी, मैं अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर पा रहा था। मैंने उसके साथ साथ मीडिया चैनल भी ज्वाइन किया और काफी टाइम के लिए किया था। जब मेरी वजारत खत्म हुई, मुझे घर का किराया देना था, मैंने फिर उसी मीडिया चैनल का उन्होंने डिजिटल मीडिया के साथ में वापस कुछ टाइम के लिए हुआ और वहां से मुझे तनख्वाह दी थी और मैं उसे अपने घर का किराया दे रहा था। तो हमने ऐसे खान को फॉलो करना है तो इस तरह फॉलो किया जाता है। ये हमें खान साहब ने सिखाया था। और जब मिडिल क्लास के नौजवानों की बात की जाती है तो अमल हर बंदे का अलग होता है, उसके हवाले से मिसाल देनी चाहिए। तो ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं कनेक्शन में, ओके ठीक है, मुझे लगता है कनेक्शन में यहाँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा को एकदम जो आवाज़ जो है इनकी बहुत ज़्यादा वो स्पीड में चली जाती है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लली कुछ और मसला है। बट एनीवेज, अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है जब ज़ाहिर है ये रिकॉर्ड होने के बाद जब आएगा तो फिर हम इसको दोबारा देखें। अच्छा मुराद, अगर आपको मेरी बात आ रही है तो यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। वो ये है कि कुछ लोग मतलब आपके मुखालिफिन भी हो सकते हैं, आपके हक में भी हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, विद इन द पार्टी हो सकते हैं, पार्टी के बाहर भी ऐसे लोग हो सकते हैं। वो ये कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, कहते हैं कि आप अभी तक रुपोश हैं और अभी तक आप छुपे हुए हैं, आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आप किसी ऐसे सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, या पता नहीं इमरान खान साहब ने आपको क्या हदायत दी। लोग नहीं है, लोगों को ये बिल्कुल ज़ाहिर है इसके बारे में अंदाजा नहीं है। लेकिन जो असल सवाल है वो ये है कि आप, लोग ये कहते हैं कि जिस तरह के आप जो हैं वो उसके जो है ना जाननशीनी के इंतजार में प्रॉब्लली कि आप को ना जाननशीनी जो है ना वो आपको the next in line to be a chairman or something that that is what you are आप उसको एम कर रहे हैं। प्लीज। जी अली भाई, इस पे तो मुझे शदीद गिला है। क्यों चिढ़ती है रोज रोज जिंदा इमरान खान, अल्लाह उनको जिंदगी दे, जिंदा इमरान खान की जाननशीनी की बहस। 3 साल पहले तो ऐसी कोई बहस नहीं होती थी। फिर क्यों इनकी कैद इन पर और उनकी एरिया पर होने वाले जुल्म पर बात करने की बजाय हर कुछ अरसा बाद माइनस इमरान खान की नीति लेकर आ जाते हैं? किस मकसद के लिए ये जहनसाजी होती है? एक तीर से दो शिकार करनी है। किसी गद्दार नहीं कह सकते, एस्टेब्लिशमेंट का टाउट नहीं कह सकते, ओहदे और तमगे का तमन्ना नहीं कह सकते, करप्ट नहीं कह सकते, तो इसी जाननशीनी का उम्मीदवार गर्दान देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वो पूछूं तो इसलिए कि खुदा न खास्ते इमरान खान की रस्ते से हटने का मुंतजिर हूं। किसी की सियासत और ये मैं अली भाई मैं खुलकर उन लोगों को बता रहा हूं जो ये साजिशी थ्योरियां गढ़ते हैं, उनको बता दूं। और आपको याद होगा कि खान साहब को मैंने इसी हवाले से पैगाम भिजवाया था, जिसके ऊपर खान साहब ने जवाब ट्वीट में दिया था। मैंने कहा कि ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भाई ये चीज आपका हुक्म भी हो, मैं उस पर अमल दरामद भी करूं और भाई ये बहस कोई शुरू करे। तो खान साहब ने तो पब्लिकली बयान दिया। लेकिन पता नहीं कि ये क्यों हर कुछ ऐसी बात एक्टिवेट हो जाती है। तो मैं खुल के बता दूं अली भाई, किसी की सियासत, किसी के मफादात, किसी के ओहदे, किसी के तमगे, किसी की जाती अपनी फायदे इमरान खान से वाबस्ता होंगे। मेरी जिंदगी इमरान खान से वाबस्ता है। मेरी सारी जिंदगी इमरान खान के अलावा, मैं इमरान खान की नजरिए और इमरान खान के अलावा मेरे रिश्ते, मेरी दोस्तियां, मेरी जिंदगी का वक्त सारा इमरान खान के साथ है। तो इमरान खान से मेरी जिंदगी वाबस्ता है और इमरान खान के अलावा मेरी पाकिस्तानी सियासत और मेरी जो चीजें है इससे मेरा क्या लेना देना है। तो अपनी मफादात और अपनी जो ज़हनसाज़ी है ना वो अपनी हद तक रखो, अपनी ख्वाहिश अपनी हद तक रखो। अल्लाह इमरान खान को जिंदगी दे, अल्लाह इमरान खान को इंशाअल्लाह इमरान खान के लिए कौम खड़ी होगी और इंशाअल्लाह इमरान खान ही पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान आएंगे। जिंदा इमरान खान के हवाले से आप जाननशीनी का राग गुजारने लगते हैं, शर्म करनी चाहिए इनको। ठीक है, इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया। आपने कहा कि मेरा आपने इमरान खान के बारे में बात की, जरा थोड़ी सी ये बात है
اور ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک سمجھتے ہیں جو آپ نے یہ بات کی ہے. شکریہ آپ کا یہ سوال بھی لینے کا اور سوال کا جواب بھی دینے کا. اچھا ذرا تھوڑا سا نا میں اس کو تھوڑا سا کانورسیشن کو تھوڑا سا میں دوسری طرف لے کے جانا چاہتا ہوں, دوسری طرف نہیں حالات حاضرہ کے اوپر ہی, اور وہ یہ کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیم آپا جو ہے اس وقت عوام کو موبلائز کر رہی ہیں, کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پر نکل رہے ہیں, علیم آپا جہاں پر جا رہی ہیں وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے, ایک جمع غفیر ہے جو اکٹھا ہو جاتا ہے ان کے لیے. لیکن یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ اراکین اسمبلی اور یہ جو تنظیم ہے یہ کہاں پر ہے؟ جی علی بھائی, دیکھیں علی بھائی, ابھی جو آپ نے دلور, دلبر, چترال, سوات, پونیر میں ایکٹیویٹیز دیکھی تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ اراکین اسمبلی اور تنظیم موجود نہیں ہے. صوبائی صدر جنید اکبر صاحب کے علم میں تھا اور انہوں نے تنظیموں کو بتا دیا تھا. اسی طرح ایم پی ایس جو تھے انہوں نے ہی یہ پروگرامات اور تنظیم نے مل کر یہ پروگرامات بنائے تھے. تو علی بھائی میں اتنا کہوں گا کہ جس طرح کی یہ مہم چل رہی ہے اراکین اسمبلی اور تنظیم کے اوپر, تو جہاں پہ بنتی ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کامیاب تھے, بہترین استقبال تھا, عوام کا جوش و خروش تھا, لیکن دوسری طرف ہم اراکین اسمبلی اور تنظیم پر تنقید کر رہے ہیں, تو یا تو پروگرام کامیاب تھا تو اراکین اسمبلی اور تنظیم جنہوں نے ارینج کیا تھا تو وہ بھی کامیاب تھے. تو اتنا تو ان کو مطلب ہمیں جہاں بھی اچھا کام ہو جائے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے ہی یہ تمام, کیونکہ نہ تو پوسٹر لگے تھے نہ تو ایڈوانس میں کوئی ویڈیو پیغامات تھے کہ پروگرام ہوگا, بس ان کو کالز گئے اور انہوں نے یہ پروگرام مرتب کیے. اس لیے, اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ بہت سارے ہمارے ایسے اراکین اسمبلی بھی موجود ہے, کچھ ہمارے مطلب ہمارے تنظیمی عہدیدار بھی موجود ہے, اور غور کر تو ہے ہی کہ جو کہ اصل مزاحمت چاہتے ہیں اور وہ کوئی ایکٹیویٹی, اور لیکن وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ جن کے ہاتھ میں اختیار ہوگا نا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جو ٹاسک آپ دیتے ہو آپ ان کو کہتے ہو کہ لوگ نکالو مردان پہنچو, پہنچ جاتے ہیں, ثوابی پہنچو, پہنچ جاتے ہیں. آپ 5 اکتوبر کی کال دے دو, آپ 26 نومبر کی کال دے دو, تو یہ لوگ تو کوئی لے کے آتا ہے نا. تو اس لیے میں یہ عرض کروں کہ اس حد تک میں بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ اراکین اسمبلی کہاں ہے یا وہ تنظیم کہاں پہ ہے. بالکل یہ صوبائی صدر جنید اکبر کا ریجن تھا, جس طرح میرا ریجن ہے, میرا اور ان کا حلقہ جو ہے وہ ہم پڑوسی ہے, تو یہ ان کا ریجن تھا, ان کے علم میں تھا, تنظیم کی اپروول تھی. پھر اراکین اسمبلی کی جو سوات میں اگر ہم پروگراموں کی بات کریں تو ایک ایم پی اے نے ریسیپشن دیا, پھر دوسرے ایم پی اے نے ریسیپشن دیا, پھر تیسری نے دیا, پھر چوتھی نے, 5 پروگرام ایک ضلع میں اس دن ہو گئے, تو اراکین اسمبلی نے کیے تھے نا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کرنا بہت کچھ ہے, لیکن جہاں پہ اگر ایک چیز کامیاب ہم جس کو کہتے ہیں اور وہ آرگنائز ہی تنظیم اور اراکین نے کیا, تو ان کو تھوڑا سا کم سے کم گالیوں سے پرہیز کرنا چاہیے, میں یہ گزارش کروں. ٹھیک ہے, چلیں آپ نے یہ بات ذرا یہاں پر کر دی, تو میرا یہاں پر نا ایک اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال, اور اگر آپ چاہیں تو اس کا جواب جو ہے دے سکتے ہیں, اور ذرا تفصیلی جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ مناسب سمجھیں تو. اور وہ یہ کہ اس وقت جو نا ماحول جو ہے نا وہ بہت زیادہ پولرائزڈ ہے, مطلب یعنی کہ لوگ نا ایک گروپنگ بہت زیادہ ہے ود ان دا پارٹی بھی ایسا لگتا ہے, اور جو کہ ایک جمہوری جماعت میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے گروپس ہوتے ہیں. یہ پہلے بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہم یہ سنتے تھے کہ جہانگیر ترین کا ایک علیحدہ گروپ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک علیحدہ گروپ ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اب تو حالات بہت مختلف ہیں. تو یہ ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی جو ہیں عمران خان صاحب وہ ناحق جیل میں ہیں اس وقت, وائس چیئرمین آف دا پارٹی جو ہیں وہ بھی جیل میں ہے, باقی جتنی بھی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں. لوگ جو ہیں اچھا اب یہ ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا کہ سوشل میڈیا کی طرف آئیں تو سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہے. کسی کو کوئی کہیں پر غدار دے کے کہہ دیا جاتا ہے, کوئی چھوڑ کر چلے گئے وہ غدار ہیں, کوئی جو اس وقت موجود ہیں جو جن کی کارکردگی سے اگر کوئی خوش نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ غدار ہے. تو یہ پورا ایک سینیریو جو بنا ہوا ہے, مطلب اس پر آپ, میں چاہتا ہوں کہ اگر اس پر آپ کچھ کہہ سکیں, آپ بتا سکیں, آپ کوئی لاہ عمل دے سکیں, یا کوئی ایسی چیز نہ صرف لاہ عمل دے سکیں مگر more like کہ how do you see this all of this please. اچھا جی بھائی, ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے میرے پاس تو جتنی بھی ونڈو ہوتی ہے, جتنا بھی موقع ہوتا ہے, آپ گواہ ہے کہ یہ انٹرویو جب خان صاحب کی بیماری کا ٹائم آ گیا تھا, میں نے خود آپ سے رابطہ کیا تھا اور میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس ساری چیزیں جو اس وقت ہو رہی تھی اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور جو میرے ساتھی کارکنان ہے جو ہماری قیادت ہے ان سے بھی پبلکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو علم ہے کہ کس طرح رابطہ منقطع ہوتا تھا, پھر آپ نے یہاں تک کہ سوالات کسی اور انداز سے بھیجے, اور پھر میرے پاس وہ بھی موقع نہیں دستیاب تھا. لیکن جب بھی موقع ہوتا ہے اور کافی ٹائم بعد ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات, کیونکہ میری پریزنس کم ہوتی ہے تو میرے حوالے سے ہوتے ہیں, تو اصل جو بڑی چیز ہوتی ہے نا وہ رہ جاتی ہے. اس لیے میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. دیکھیں ایشو کیا ہے, اصل عمران خان نے اسٹینڈ لیا تھا, ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا
عمران خان نے اپنے لوگوں اور اپنی ملک اور اپنی خودداری اور لوگوں کی خودداری اور قومی غیرت میں سمجھوتے سے انکار کیا تھا. عمران خان کے خلاف رجیم چینج ہوا اور وہ تمام کردار آہستہ آہستہ کر کے سامنے آ گئے. پھر جب یہ عاصم منیر کا رجیم آیا تو لندن فرینڈ سب کو یاد ہے کیا کمٹمنٹس ہوئی تھی. ایک ایک چیز جو عمران خان نے کہی تھی وہ بھی صحیح ثابت ہو گئی. اس وقت اگر ہم ملک کی بات کریں, پاکستان کے عوام کے فیصلے پہ ڈھاکہ مارا گیا اور فارم 47 جس طرح ایجاد کیا گیا. سیٹیں نہ صرف چینی گئی بلکہ پوری دنیا کے سامنے دن دیہڑے انہوں نے ڈھاکہ مارا, وہ پوری دنیا نے دیکھا. پھر اس کے بعد ان کو لت پڑی, ایک ترمیم دوسری ترمیم, آئین ختم, قانون ختم, بیوروکریسی تباہ, اکانومی تباہ, امن و امان تباہ, وہ تمام چیزیں ہو گئی جن خدشوں کا عمران خان نے اظہار کیا تھا. پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی, ان کے منہ کو خون لگ گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ ٹی چوک میں لوگوں کے سامنے گولیاں چلائی, پھر اس کے بعد مرید کے میں چلائی, پھر آزاد کشمیر میں چلائی. اس وقت ملک میں آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے, سابقہ فاٹا بلکہ پوری خیبر پختونخوا میں جو آگ لگائی ہوئی ہے, پھر گلگت بلتستان کے الیکشن پہ چھوٹا کا مارا یا اس کے بعد جو صورتحال ہے, پھر آزاد کشمیر جو محب الوطن پاکستان ہے جس طرح ان کو غدار قرار دیا گیا, ان کے اوپر گولیاں ماری گئی, ان کو پاکستانی قرار دینے سے انکار کر دیا گیا. یہ کیا کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے. ایک شخص کے لیے, ایک شخص اپنی انا کی تسکین کے لیے, اپنی بادشاہت کو طول دینے کے لیے, اور باقی جو اس کے مزارے ہیں, جو اس کے مہرے ہیں اور جو اقتدار انجوائے کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. اس کے خلاف ہم ایک آواز ہوں گے, ایک چیز کی اسی کے اوپر بات کریں گے, ظلم کے خلاف بات کریں گے. ہمارے لیڈر جن کی آنکھ کو ضائع کیا گیا, ان کی ایریا کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہوتی. بحث کیا ہو جاتی ہے, بحث یہ ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے آپس میں ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ ماحول اتنا پولرائز انہوں نے خود کر دیا ہے. ایک فوگ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک فوگ ہے, آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس کو یہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو اپنی بادشاہ جو پالیسی تھی اس کو تو طول دے رہے ہیں, وہ تو لگے ہوئے ہیں. لیکن ورکرز, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ان کا بھی قصور نہیں ہے, وہ تو کھڑے ہیں اصل کاز کے اوپر. لیکن ایک چیز جو ہو رہی ہے نا کہ, اور یہ ورکرز کے ذہن میں کیوں یہ ہر کسی کے اوپر اور ہر جگہ پہ سوال اٹھتا ہے, میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دوں. جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں نا, اس میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تھے وہ ثابت ہو گیا کہ مول تھے, جب ان کی طرف سے اشارہ ہوا وہ چلے گئے. دوسرا وہ تھے جن کی فائلیں تھی, جب ان کے سامنے رکھی گئی تو بغیر کسی مزاحمت کے اور بغیر جیل کے یا سختی کی یا روپوش کے وہ چلے گئے. تیسرے وہ بھی تھے, میں 3 لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو ہمارے کولیگ تھے, ان کے اوپر جس لیول کا تشدد ہوا, ان کی ٹریننگ تو تھی پولیٹیکل ورکر کی, انہوں نے پیغام پہنچانا تھا, قانون سازی کرنی تھی, انہوں نے آواز اٹھانی تھی, ان کی ٹریننگ یہ تھی. دہشت گرد تھوڑے تھے, لیکن ان کے اوپر جس قسم کا جبر ہوا ہے اور جو ہم نے سنا ہے تو وہ بھی تھے. اب تو ایک یہ ہو گیا, چونکہ بہت سارے مول بھی رہ چکے تھے اور کچھ آہستہ آہستہ کر کے وقت کے ساتھ بھی ایکسپوز ہوتے گئے اور ایکسپوز ہو رہے ہیں, وہ بھی ہے بالکل ٹھیک. لیکن دوسری طرف میں مثال دیتا ہوں بشرا بی بی کی. بشرا بی بی ناحق جیل میں. سوال تو یہ کہ خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے, اس نے کیا ظلم کیا؟ وہ تو حیادار بابردہ خاتون ہے, اپنے گھر میں ہوتی ہے, اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے, اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو جیل میں ڈالا. ان کی رہائی ہوتی ہے, رہائی سے پہلے ٹی وی ماحول بنا دیا جاتا ہے جیسے کوئی ڈیل ہو رہی ہے, اور باہر آ کے ہمارے لوگوں کو بھی کنفیوز کیا جاتا ہے کسی ڈیل کے تحت آ گئی. وہ پھر بھی اپنے شوہر کے لیے سڑکوں پہ نکلتی ہے, ٹیچروں پہنچتی ہے, پھر ان کو پھر جیل میں ڈالا جاتا ہے. اب ان کی آنکھ بھی ضائع ہو جاتی ہے, ان کا آپریشن ہوتا ہے, اور آپریشن کے بعد آنکھوں پہ پٹی کے دوران ان کی بیٹی کو بھی ان کے ساتھ رہنے نہیں دیا جاتا, ان کو ابھی جیل بھیجا جاتا ہے. کتنا جبر ہے یار. لیکن بات کیا ہو رہی تھی, جب ان کی رہائی ہوئی تو ڈیل لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح میں عمر ایوب کی مثال دوں گا. مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کا ساتھ کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے, لیکن اگر آپ خان صاحب سے پوچھیں گے, آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں گے, تو جس طرح کے خان صاحب جس عزم کے ساتھ کھڑے رہے اور قوم کے ساتھ کھڑی تھی 8 فروری کو, پھر اس کے بعد جو ہماری سوشل میڈیا نے کردار ادا کیا, تو اس وقت اگر ہم 8 اکتوبر کے حوالے سے بات کریں تو میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں. پوری پارٹی میں جو بندہ اغوا ہوتا تھا یا اٹھایا جاتا تھا, بیچ کا کردار جس کو ہر ورکر کا پتا ہوتا تھا, اور پھر وہ سوشل میڈیا کو بیچتا تھا, تنظیم کو ایکٹیویٹ کرتا تھا, گلا کو, وہ عمر ایوب تھا. ان کا کردار اگر نہ ہوتا تو جس طرح کہ آپ کے وہ اغوا ہو رہی تھی نا امیدوار, تو امیدوار کے مقابلے میں دوسرا امیدوار پر تیار کرنا, پھر ان کی ٹیم میں بھیجنا, پھر دوسروں کو آگاہی دینا, یہ تمام کردار بھی عمر ایوب کا تھا. ایک جو غلط چیز اس وقت چلی, 8 فروری کی جب الیکشن کی رزلٹ آ رہی تھے تو 2-3 راتیں تو مسلسل ہم رابطے میں تھے, سوشل میڈیا لگا ہوا تھا, پیغامات بھیج رہے تھے, ساری انفارمیشن اکٹھی کر رہے تھے. لیکن جب رزلٹ آ رہے تھے اس وقت میرے مسلسل وائس نوٹس آ رہے تھے, اور میں مسلسل ٹویٹر پہ ایکٹیو بھی تھا اس رات کہ آپ کھڑے رہے, آپ اپنے عمران خان نے کہا کہ مورچہ نہ چھوڑے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی رزلٹ لینی ہے, آپ نے تب تک کرو کو نہیں جانا. تو جو چلے گئے ان کا نقصان ہو رہی. پھر ہمیں ویکٹری اسپیچ کی اس وقت کرنی تھی, کوئی بندہ ڈھونڈنا تھا, ایک تو تحفظ کرنا تھا اپنے حقوق کی, پھر اسپیچ اس وقت کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا, ہر بندہ ہر عہدیدار جو تھا وہ اپنے حلقے میں تھا. عمر ایوب صاحب اس وقت دستیاب تھے. پھر اس کے بعد اگر آپ الیکشن کے بعد چلے جائے تو جو عمران خان کے احکامات ہوتے تھے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کنفیوژن آ جاتی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. لیکن جس وقت 4-5 بندوں کی پولیٹیکل میٹنگز کی اجازت تھی تو عمر ایوب کا یہ طریقہ کار تھا کہ خان صاحب جب بات مکمل کرتے تھے تو عمر ایوب صاحب پوچھتے تھے کہ خان صاحب یہ 5 پوائنٹس آپ کے بتائے, 1 2 3 4 5 وہ ریپیٹ کرتے تھے. خان صاحب اوکے کرتے تھے. پھر جیسے وہ نکلتے تھے تو جیل کے دروازے سے نکلنے سے پہلے وہی پوائنٹس وہ لکھ کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ خان صاحب نے پوچھ کیا, یہ تھا کوئی کنفیوژن ہے, وہ کہتے کہ نہیں. اس کے بعد وہ قوم کو سوشل میڈیا کو بتاتے, اور اگر 1-2 مہینے بعد بھی کوئی سوال اٹھاتا تو تاریخ کے اعتبار سے کہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی تھی اس کے پاس, اور وہ نکال کے دیتا تھا کہ دیکھو یہ خان صاحب نے فلاں دن میں یہ احکامات تھے, وہ سارا نوٹ کر رہا ہوتا تھا. پھر جو خان صاحب کے پروٹیسٹ کے اور یہ جو چیزوں کی کال ہوتے تھے اس میں بھی جو بھی خان کی ہدایت ہوتی تھی نا, وہ آگے پیچھے مجھے آپ کو کسی اور کو نہیں دیتے تھے.
वो भी मतलब इसमें चला गया। फिर तीसरी मिसाल मैं दे दूं कि किसी को सजा हो जाती है, अबू मरायू को भी 50 साल की सजा हो गई है। अपोजिशन लीडर के वक्त जो ईरानी तेल, मुझे पता है कि जिनके उनके हवाले से ख्याल ठीक नहीं है वो कहेंगे कि ये क्या कह रहा है, लेकिन मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि खान साहब के हवाले से खान साहब ने जो कहा और उन्होंने किया, मैं वो आपको वो बता रहा हूँ। फिर एक और चीज आ जाती है कि जो ईरानी तेल की कभी कभार स्मगलिंग की बात आ जाती है, ये जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है, फिर जो ये स्ट्रेटेजिक हवाले से जो टफ क्वेश्चन होते थे, जो इकोनॉमी के हवाले से होते थे, आप उस वक्त की तकरीर अपोजिशन लीडर की निकाल लें और आज एक दफा आप सुन लें कि उसको तो नाअहल होना ही था कि इस रिजीम में भी कोई ऐसी बातें कर सकता है। एक बंदा जो सीजन पॉलिटिशियन हो, मैं तो ईरान हूँ, बैकग्राउंड अगर उनका देखे तो वो तो इख्तियार में रहे हैं, उनका क्या काम था इस तरह रिवोल्यूशनरी बनने का, लेकिन उनकी तकरीरें उठा के देख ले, फिर खान साहब के अहकामात के हवाले से हर चीज तहरीर करके, अप्रूव करके, रिपीट करके, लिख के, दस्तखत करके रख के, ये बहुत अच्छी। और फिर कोऑर्डिनेशन इलेक्शन के बाद तो ये चीजें। फिर आखिरी एक और आपको मैं मिसाल दे दूं कि किसी को सजा हो जाती है 50 साल, तो कोई मैसेज आ जाता है कि नहीं ये गद्दारी, किसने कहा कि अब एक बंदे असेंबली भी खत्म हो गया, घर से भी दूर हो गया, 50 साल सजा भी हो गई, लेकिन चलो वो गद्दार हो गया। दूसरी तरफ किसी को 20 साल या 50 साल या 10 साल की सजा हो गई, वो कड़ा खान का वफादार है। तो इससे बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि असल ये चीज लोगों का भी कसूर नहीं है, मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, सोशल मीडिया का भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि कंफ्यूजन इतनी फैलाई गई कि मौलवी हमारे अंदर थे, उनको इशारा हो गया वो चले गए, किसी की फाइलें थी वो भी वो देखने के साथ ही चले गए, किसी का तशद्दुद हुआ वो चले गए, तो और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त के साथ ऐसे ऐसे चेहरे भी नकाब हो गए कि लोग देखते ही हैरान रह गए। तो कंफ्यूजन तो है, लेकिन इसके साथ जो बड़ी चीज हो जाती है ना कि बीबी जैसे, बुशरा बीबी जैसे को हम कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, उमर अयूब को, क्या आपने बहुत सारी आप देखे खवातीन में कि ऐसी खवातीन जिनका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो इमरान खान को पसंद करती थी, इमरान खान के नजरिए के साथ थे, उनके मुजाहिरों में शिरकत करते थे, आहिस्ता आहिस्ता करके वो पीटीआई के साथ ऐसे जुड़ गए और ऐसे बोलने लगे कि आप कहोगे कि पीटीआई का कोई ओहदेदार है। तो जिस तरह के हमारे ये इलेक्शन के दिनों में सनम जावेद वगैरह की वीडियो आती थी, वर्कर किस तरह चांट होता था कि यार खवातीन खड़ी है, वो जरताज गुल जो पुलिस के उनकी इर्द गिर्द जमा हो गए थे और वो जिस तरह के कुर्सी पे बैठ के टेबल पे हाथ मार के, वो ऑप्टिक्स आपकी कितना फायदा साबित हुए थे, बहादुरी थी ना, खड़े थे। तो फायदा भी होता है, कुछ देर बाद किसी का नाम आ जाता है, वो खराब भी हो जाता है। तो ये सारी चीज, तो ये कंफ्यूजन तो यस है, लेकिन मेरी इसमें अर्ज है कि ये चीज ठीक कब होगी, जब हर ओहदेदार सूबाई हुकूमत अपना काम करे, कोर कमेटी अपना काम करे और सब इकट्ठे एक काज पे खड़े हो जाए। और हम क्या काम करें, हम ये करें कि बिल्कुल इसी तरह पार्टी को, कोर कमेटी को, उनको गाइड करते रहे और उनकी निशानदेही गलतियों की करते रहे, लेकिन साथ ही अपना फोकस उसी चीज पे रखे कि आपके लीडर, हमारी लीडर इमरान खान के साथ जो हो रहा है, उनकी एहलिया के साथ हो रहा है, हमारी बात क़यादत के साथ हो रहा है, कारकुनान के साथ हो रहा है, जो गोलियां चला गई है, जो असीम मुनीर इस वक्त जो एक यजीदियत है, एक फिरौनियत है मुल्क में, जिस तरह मुल्क बर्बाद हो रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसके ऊपर हम आवाज हो कि अगर हम एक महीने तक बिगड़े नहीं हैं तो इंशाअल्लाह मामला ठीक होंगे। तो ये मेरी गुजारिशात है। ठीक, आपका बहुत ही तफसीली जवाब था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी सवाल है मेरा, और वो आखिरी सवाल ये है कि देखिए मुराद, इस वक्त ये तमाम मसाइल, तमाम चीज़ें वो मेरे, आपके, हम सबके सामने, पाकिस्तान इस वक्त एक अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हालात जो हैं वो बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी ऐसी कोई उम्मीद, कोई बेहतरी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कहीं पर भी नज़र आ रहा हो। और ऐसे बदतरीन हालात में, और बिलखुसूस ये कि जो पाकिस्तान की जो एक उम्मीद है, जो इमरान खान है, वो जेल में है, जिस तरह आपने भी कहा, बाकी कारकुनान का आपने जिक्र किया, बाकी नौजवान का आपने जिक्र किया, और जिस तरह आपने कहा कि 50 साल की किसी को सज़ा है, किसी को 20 साल की है, बहुत से लोगों को जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा है, बाकी हैं 300-300 साल की सज़ाएं हुई हैं, लोगों को अपने मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए लोग, बहुत से हमारे लोग, बहुत से सहाफ़ी, बहुत से तहरीक इंसाफ के लोग। आपकी मिसाल एक बड़ी जिंदा मिसाल है कि आप पिछले इतने देर से जो है वो आप मंजिल आम पर नहीं आ सकते, क्योंकि आपके बारे में ये है कि शायद आपको प्रॉबेबली ऑर्डर टू किल है या कुछ इस तरह का ऑर्डर है आपके बारे में। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला तमाम की मुश्किलात को आसान करे। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम उसमें उम्मीद कहाँ पर है? सो क्या आप किसी जगह पर, कहीं पर कोई उम्मीद देखते हैं? तो बस ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर आप प्लीज़ जवाब दें। अली भाई, उम्मीद इमरान खान की उम्मीद है, इमरान खान उम्मीद है। इंशाल्लाह जुल्म तो खत्म होना है, लेकिन अगर फैसला कर ले तो जीत जल्द हो सकती है, ये जुल्म खत्म हो सकता है। नंबर 1 जहद मुसलसल, इसके लिए पार्टी के तमाम स्टेक होल्डर जो मैं बाहर कह रहा हूँ कि इकट्ठे बैठ जाए। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए बहुत सारी मैं पार्टी में ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो मुजाहिदत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास या कहते इख्तियार नहीं है या फैसले इख्तियार किसी और के पास होता है, तो क्यों वो सब मुतनाज़ हो या पूरी पार्टी क्यों मुतनाज़ हो? एक दफा एक छत के नीचे बैठ जाए, खान साहब के अहकामात की गोष्ठी में, और जो खान साहब चाहते थे, खान साहब के ट्वीट्स मौजूद है, बयानात मौजूद है, अहकामात मौजूद है, वो सामने रख के उसी तनाज़ुर में एक दफा फैसला कर ले और फिर सामने आ जाए। और जो नहीं कर सकता वो ना करे, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं तो वो उनसे भी लोग मुतनफ़िर हो, ये बहुत नुकसानदेह बात है। और इससे जो जेल में लोग हैं उनकी मुश्किल में इजाफा हो रहा है, जो बेघर है उनकी मुश्किल में इजाफा हो रहा है, जो कारकुन, जो इमरान खान करोड़ लोगों की उम्मीद है, उनको नुकसान हो रहा है। इत्तिहाद नंबर 2, इत्तिहाद कायम रखिए, लेकिन खान साहब की नजरिए पर ये ज़हन में रखिए कि इस तहरीक में आपके लीडर ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, उनकी अहलिया ने कितनी मुश्किल बर्दाश्त की, आपकी बाक़यादत ने कितनी मुश्किल बर्दाश्त की, लोगों के घर तोड़े गए, आपके कितने कारकुन शहीद हो गए, आपके कितने लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, मतलब कौन सा ऐसा जुल्म है जो नहीं हुआ? तो इसकी बात तो बाकी सारी चीजें भूल ही जाए ना, इसी काज के लिए जिसके लोग, ये लोग शहीद हो गए, लोग बेघर हुए, लोग जेलों में गए, लोग तशद्दुद हुआ, घर तोड़े गए, घर टूट गए,
उसके बाद तो एक दफा इत्तेफाक और इत्तेहाद तो जरूरी है ना, आप मुत्तहिद हो जाए और एक नजरिए कि इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाना है और इमरान खान की रिहाई से अमन भी आएगा, इमरान खान की रिहाई से इंशाल्लाह हकीकत आजादी भी आएगी, इमरान खान की रिहाई से इंसाफ के दरवाजे भी खुलेंगे और इंसाफ का निजाम और आइन का निजाम भी कायम होगा। तो इसके ऊपर मुत्तहिद हो जाए। तीसरा कि जब आप क्लियर हो गए कि अब हमने ये रास्ता इमरान खान के जो उसूल है, इमरान खान के जो अहकाम है उसकी रोशनी में इकट्ठे कमरे में बैठ गए, ये लाइमल क्या हो गया, बाहर बता दिया टू यूनिटी का मुजाहिरा करिए सिक्कास के ऊपर, ठीक है ना, मफादात के ऊपर। जब ये सारा सब कुछ हो गया, तीसरा फिर आप आ जाए निशाना अपना सीधा रखें। निशाना सीधा करने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इससे जो बाकी लोग होते हैं जो एक एक बंदा बोल रहा होता है ना, उनके लिए कितना मुश्किल बनती है मैं आपको मिसाल देता हूँ। शहीद अशरफ शरीफ शहीद हुआ, कितने साहबी दोस्तों के साथ रात को उनके साथ 2-2 3-3 बजे तक खाने खाते थे, उनके साथ चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, कितने लोग खड़े हो गए। मैंने जितना सुना है कि उनका जो सुपर प्रोड्यूसर है अदील राजा, वो नौकरी से हाथ धो बैठा है, बाकी उनके कितने पोस्ट खड़े हो गए, नहीं हुए। इसी तरह शहीद अशरफ शरीफ की जेटी में मैं पेश हुआ और लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, शहीद अशरफ शरीफ की तस्वीर लगाते हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते जो हकीकत होती है। मैंने शहीद अशरफ शरीफ के ऊपर जब से सख्तियां शुरू हुई, कैसे एफआईआर हुए, किसने एफआईआर कही, किसने बुलाया था, कौन घर गया, धमकियां दी, किस तरह उनसे बाहर जाने पर मजबूर किया गया, किस तरह उनको दुबई से निकाला गया, फिर कीनिया को किस तरह धमकियां दी, फिर उनकी शहादत के बाद किस तरह के बयानियां बनाने के लिए फोन किए जा रहे थे, कौन कौन सा सकता एमआई और एसआई के ब्रिगेडियर्स बैठे थे, उनके सामने मैंने उनको जो जेटी में पेश हुआ उनको बताया, उनके सामने मैंने तमाम तफसीलात और चीजें रखी। मैं तो चाहता था कि इंसाफ मिले, इंसाफ क्या नहीं था, एक बंदा जब इतनी बातें कर लेता है तो उसकी जिंदगी जीरो हो जाती है। इस तरह दूसरी मिसाल में दे दूं कि खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ और नवंबर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो 2-3 इवेंट्स तो और भी हो गए थे, उसके ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने चंद तकरीरें भी की थी उन दिनों में। तो उसका मेरे ऊपर तो जो पैगामात आई और जो मेरे हवाले से उनकी रातें बनी, वो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने लेटर लिखा था, वो खान साहब ने खुद भी ट्वीट किया था, वो सारी चीजें हो गई थी। लेकिन होता क्या है जब बात नहीं बोलते, मुझे या फिर अरसलान खालिद भाई जो है हमारे सोशल मीडिया के, मेरे ख्याल से उस वक्त वो भी कर रहे होंगे, उनका मुझे मैसेज आया कि ये जो आपकी तकरीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ये तो हमने पोस्ट किया है, तो ये खान साहब ने भेजी और खान साहब कह रहे हैं कि आप लोग अगर खुद नहीं बोल सकते तो इसको चलाते क्यों नहीं है सारा। मैंने कहा सर ये तो आप लोगों ने चलाया है, मतलब सोशल मीडिया पे क्योंकि तो मेरी तकरीर नहीं चलती और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलती। तो मैंने जब ग्रुप खोला तो खान साहब ने यही कहा था सबको कि अगर खुद नहीं बोल सकते तो दूसरा जो बोल रहा होता है, जो अपनी जिंदगी मुश्किल में बना रहा होता है, उसकी चीज तो आप उसके लिए तो आवाज उठाए, उस चीज को तो आप कम से कम पोस्ट करें, उस पर तो बात करें। तो मेरे कहने का मकसद ये कि जब अगर हम सब एक हम आवाज होंगे ना, अभी 90-95 अरकानी असम्बली उसमें 2-3 बंदे बोलते हैं उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, कहीं पे हम अगर 500 जज से कि हम अरकानी असम्बली है, तो अगर जब 500 बोलेंगे तो एक एक करके नायल नहीं हुआ, कितने आपके नायल हुए, कितने ऐसे थे जो बोल रहे थे उनको नायल किया गया। तो अगर इस तरह खामोश होंगे तो एक एक करके उनको मारने में आसानी हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि इसको आइसोलेट करो, ये जो फौजी कहते हैं, तो आइसोलेट करके उसमें मारना शुरू कर देते हैं, बाकी तमाशा देख रहे होते हैं। तो इसलिए पूरी पार्टी अरकानी असम्बली तंजीम है, सब इमरान खान की हद तक, नजरिए की हद तक, कारकुन की कुर्बानी को देखते हुए, शोधा को देखते हुए, बड़े कास को देखते हुए इस पे इकट्ठी हो जाए, जिंदगी आसानी हो जाएगी। कब तक आपका एक एक मिनिस्टर में कोई मिसाल दे दूं, शहीद अशरफ शरीफ अकेला था, एक आवाज थी, वो सारा डिसीजन उसको उतारा था, फॉलो कर रहा था, आईएसपीआर ने उसको फोन किया कि अकेले हो जाओगे, बयान तो हमारा चलेगा। अशरफ शरीफ ने कहा कि नहीं, आपस में डंडा चलेगा, डंडा रह जाएगा, बाकी आपकी जो नज़में तरानी है सारे हमारे हो जाएंगे। अशरफ नहीं झुका, उसको शहीद कर दिया गया। बस चंद एक तस्वीरें लगा लेते हैं और फिर भूल गए, कोई कड़ा इंसाफ ही नहीं होता। इमरान रियाज को उन्होंने पहला साफ की इस तरह के तशद्दुद का निशाना बनाया, अगर सारे आवाज उठा रहे होते तो एक एक किस तरह बारी आ जाती, इस तरह मुख्तलिफ पार्टी में जो एक्टिविस्ट वर्क करते एक एक करके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट करके तो सबकी बारी आ जाती है। बारी तो सबकी आनी है, जो अच्छी को नहीं है जो हक बात करेगा। तो इसीलिए कम से कम अगर बात ही नहीं कर सकते तो इस पे हम इकट्ठे हो जाए। इससे ये होता है कि जो सख्त बयानियां रखते हैं या मुजाहिमत रखते हैं, जब सारी आवाजें इकट्ठी हो जाएगी तो उनकी पैसा नहीं होगा, कोई कंक्लूजन की तरफ पड़ेंगे, कोई रिजल्ट आएगा। तो यही तो मेरी गुजारिश है और यही चीजें मैं बारह बता चुका हूँ, यही तरीका इसके बगैर नहीं हो सकता। बाकी पता नहीं मैं बारह बता चुका हूँ, पता नहीं जो ग्राउंड पे मौजूद है वो बता देंगे, इस तरह के सब जो इत्तेफाक है कि वो बताएंगे तो वो बता दे। लेकिन गुजारिश इत्तेफाक इत्तेहाद और इसकी और इस कास्ट पे है, ये नहीं कह रहा कि मतलब कोई बंदा दावत भी उड़ा रहा हो, कोई मार्को पोलो भी बने और उसके साथ इत्तेफाक में इत्तेफाक इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ, कास्ट के ऊपर ना कोदो तंबू के ऊपर। ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो है आपने जो आखिरी बात की और आखिरी बातें जो आपने की हैं, अरशद शरीफ का आपने जिक्र किया, बाकी साहब का आपने जिक्र किया, आपने इमरान रियाज खान और इन लोगों के जिन लोगों का भी आपने जिक्र किया और उम्मीद जो है वो आपने कहा कि इमरान खान है, उम्मीद सिर्फ इमरान खान है, ये बड़ा